हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक के इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको हम आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड वहाँ पे जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें यहाँ पे आज डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। दरअसल में होता क्या है ना कि हर साल वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट निकाली जाती है और इसको निकालता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब WTO की इस रिपोर्ट के माध्यम से यही कोशिश होती है बताने की कि आने वाले सालों के अंदर किस तरह से ट्रेड इम्पैक्ट होने जा रहा है, क्या क्या अलग अलग तरह के हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी जाती है। अब दोस्तों, इस बार की जो रिपोर्ट है ना, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पता क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात करी है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बात करी है कि एआई का इम्पैक्ट ट्रेड के ऊपर कैसे होगा एंड कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एआई ट्रेड को बेनिफिट करे। तो इस बार की थीम दरअसल में यही है, मेकिंग ट्रेड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एआई की मदद से क्या होगा, 2040 तक जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है वो लगभग 40% इंक्रीज हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे फायदा यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दुनिया भर की जो जीडीपी है वो भी 12 से 13% यहाँ पे इंक्रीज होगी अक्रॉस सिनेरियोस। साथ में ही आप नोटिस कर सकते हो कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है ना वो सर्विसेज के अंदर देखने को मिलेगी, और सर्विसेज भी ऐसी सर्विसेज जो एआई के साथ ड्रिवन हो। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब हम बात करते हैं ना ट्रेड की, तो आपको ट्रेड के अंदर सिर्फ गुड्स नहीं, आपको ट्रेड्स के अंदर गुड्स के अलावा आपका सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, ये सब भी होता है। एंड इवन अगर आप कैपिटल अकाउंट में देखो तो वहां तो इन्वेस्टमेंट और बाकी सब चीजें भी आ जाती हैं। तो एआई से सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है ना वो दरअसल में सर्विस सेक्टर को यहाँ पे होगा। इसके अलावा बात ये भी करी है इस रिपोर्ट के अंदर कि एआई के माध्यम से हमारी सप्लाई चेन जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। दरअसल में आप एक चीज अंडरस्टैंड करते होंगे, एक टर्म है लॉजिस्टिक्स। अभी हम थोड़ी देर में लॉजिस्टिक्स का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर ही। तो लॉजिस्टिक्स दरअसल में एंड टू एंड डिलीवरी होती है कि किस तरह से आपका कोई प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचता है। उसमें स्टोरेज आ गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कैसे सेलिंग होगा, किस तरह से सप्लाई चेन मैनेज होगा, किस तरह से आपका इन्वेंट्री हैंडलिंग होगी, पैकेजिंग हो गया, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। अब एआई का इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों इस तरह की चीजें बेहतर हो पाएंगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो पाएगी, हमारे जो कस्टम्स है उनमें जो क्लियरेंस है वो आसानी से हो पाएगा, क्योंकि काम एक तरह से ऑटोमेट हो जाएगा। सिमिलरली एआई का इस्तेमाल करके लैंग्वेज बैरियर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आप नोटिस करो जैसे एआई के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग टूल्स आ गए हैं। जैसे हम भी, इनफैक्ट हमारी सरकार भी एआई टूल भाषणी का इस्तेमाल करती है। तो होता पता क्या है, तो चाहे कोई भी किसी भी लैंग्वेज को बोल रहा हो, उसको कन्वर्ट करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से हम ट्रेड एफिशिएंसी को यहाँ पे बेहतर कर पाएंगे, ट्रांसलेशन आसान हो पाएगा एंड इस तरह से ट्रेड को फायदा मिलेगा एआई से। इसके अलावा और जो बातें करी गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर वो ये है कि फर्म्स और लेबर्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, केवल 40% जो छोटी फर्म्स हैं वो एआई इस्तेमाल करती हैं, पर लार्ज फर्म्स में नंबर बहुत 60% को क्रॉस कर चुका है। तो क्लियरली एक अडॉप्शन गैप देखने को मिल रहा है। इस अडॉप्शन गैप से लार्ज फर्म्स को ज्यादा फायदा होगा एंड स्मॉल फर्म्स में अभी एआई का अडॉप्शन कम हुआ है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इस अडॉप्शन गैप को हम यहाँ पे कम कर पाए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, दैट इज योर स्किल प्रीमियम। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि स्किल प्रीमियम का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने ये बात बिल्कुल कही कि अडॉप्शन लार्ज फर्म्स में ज्यादा है, स्मॉल फर्म्स में कंपैरेटिवली कम है, पर एक्चुअली आप एक बात अंडरस्टैंड करो कि एआई से किसकी जॉब्स आ जाएंगी। क्या लो स्किल्ड वर्कर्स की ज्यादा जॉब्स आएंगी या मीडियम या हाईली स्किल्ड की? देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना WTO की, तो इसने यहाँ पे ये बोला है कि जैसे मान लो कोई पर्सन कोडिंग करता है, ठीक है, कोई इंसान वेबसाइट बनाता है, राइट, या इस तरह की कोई काम करता है जो हाईली स्किल्ड टाइप्स में देखने को मिल जाएगा। अब ये जो काम है ना, ये कहीं ना कहीं आज के समय चैट जीपीटी और बाकी सब चीजें भी काफी हद तक करने लग गए हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड एक बात करें, लेट से एक लेबरर की बात करें जिसको एक घर बनाना है या एक वर्कर को कुछ और काम करना है, तो वो वाले जो आपके लो स्किल्ड जिसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं ना,
उनको कम रिप्लेस किया जाएगा एआई के माध्यम से, पर हाई स्किल्ड में कुछ ऐसी जॉब्स हो सकती हैं जिनको एआई रिप्लेस कर देगा। तो यहां पे इस रिपोर्ट के अंदर यही बोला गया है कि एआई के आने से क्या हुआ, हाई स्किल्ड वर्कर और लो स्किल्ड वर्कर का जो गैप है ना, जो डिफरेंस है, उनको कितनी सैलरी मिलती है उसमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर स्किल प्रीमियम ज्यादा होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं स्किल ज्यादा चाहिए। ठीक है, पर अगर स्किल प्रीमियम कम होगा इसका मतलब क्या है, हाईली स्किल्ड और लो स्किल्ड के बीच का जो गैप है वो कम हो रहा है, और इसका मुख्य कारण आज के समय आपका एआई ही माना जा रहा है। फायदा देखो होगा, नो डाउट, सबके इनकम बढ़ेगी, पर ऐसा माना जा रहा है कि हाईली स्किल्ड जिनको कुछ ऐसे काम है जो रेपिटेटिव हो सकते हैं, वहां पर एआई उनको रिप्लेस कर सकता है। तो ये बात भी यहाँ पे इस रिपोर्ट में मेंशन करी गई है। बाकी कुछ कंसर्न्स यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर रेज किए गए हैं। जैसे एक मुद्दा है डिजिटल डिवाइड का, कि भाई अगर लो इनकम इकोनॉमीज में अगर हमने उनको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया, वहां तक इंटरनेट ही नहीं ढंग से पहुंच पाया, एआई की बाकी चीजें नहीं पहुंच पाई, तो वहां पर समस्या आ सकती है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, हो सकता है कि कुछ वर्कर्स या कुछ एक नए इंटायर इकोनॉमीज हो सकता है वो पीछे रह जाएं एआई के अंदर, एंड उनको एक्सक्लूजन का खतरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी टैरिफ्स वगैरह से भी इम्पैक्ट इसके ऊपर आ सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है। तो इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि क्या किया जा सकता है। देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि डब्ल्यूटीओ को, मतलब डब्ल्यूटीओ ने बोला है कि हमें इंक्लूसिव एआई के ऊपर फोकस करना चाहिए। इंक्लूसिव एआई का मतलब यही है कि इन एआई का फायदा सबको मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान दें। ये सारी बातें यहाँ पे आपकी डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पे बोली हैं। प्लस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बोला है कि इंडिया ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है। अगर हम बात करें 2023-24 की, हमने $250 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपोर्ट किया सर्विसेज के अंदर, डिजिटल डिलीवरेबल सर्विसेज के अंदर, और एआई से ये ग्रोथ और ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी भारत में 5,000 से भी ज्यादा एआई फोकस स्टार्टअप्स हैं, तो इससे भी भारत को फायदा होगा। बाकी भारत में यंग वर्कफोर्स काफी अच्छी खासी है, तो उनको भी अगर हम स्किल्स देंगे अच्छे खासे, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। पर हालांकि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ ने भारत के लिए कुछ चैलेंजेस भी बताए हैं कि अभी भी भारत के रूरल एरियाज में उतना ज्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ठीक है ना, अभी भी बहुत सारे, अगर हम बात करें तो कुछ आईटी सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज में एआई कुछ नौकरियां खा सकता है, जो कि भारत के युवाओं के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि स्किल प्रीमियम हमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले समय के अंदर, उससे कहीं ना कहीं भारत की व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट, जिनके पास हाई स्किल्स हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक भी कुछ हद तक लिंक्ड है। ये टॉपिक है आपका लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग। देखो एक्चुअली पता क्या है, 2022 में एक पॉलिसी आई थी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, और दरअसल में इसके आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमें देखना होगा कि आखिर ये पॉलिसी थी क्या, और 3 साल कंप्लीट होने के बाद कितनी ज्यादा प्रोग्रेस हमने इस पर्टिकुलर पॉलिसी के माध्यम से करी है। मैंने आपको लॉजिस्टिक्स का मीनिंग तो समझाया कि लॉजिस्टिक्स में होता क्या है, कि किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को एक्वायर करते हो, उनको स्टोर करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, उनको मैनेज करते हो, एंड फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुंच पाते हैं। आप खुद देखो, अगर इन सब प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, और कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, महंगा होगा, तो लोग उस चीज़ को कम खरीदेंगे, एंड हमारी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है गुड्स की, उसके ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को यहाँ पे कम करें। अब इसी वजह से सितंबर 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई, एंड इसका फोकस यही था कि हम चीज़ों को बेहतर करें। दरअसल में 3 टारगेट्स थे इसके। पहला टारगेट था लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। दरअसल में होता पता क्या है, भारत में पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% ऑफ जीडीपी थी। अब जो 3 साल कंप्लीट होने पे नई रिपोर्ट आई है ना, उसमें यहाँ मेंशन किया गया है कि भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट इज 7.97% ऑफ जीडीपी, रफली 8% जीडीपी का हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट आपको देखने को मिल जाती है। मैंने बताया था ना, जितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी उतना ही ज्यादा एफिशिएंट हमारे प्रोडक्ट होंगे, उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी डिमांड होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वर्ल्ड बैंक का
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है। इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 2030 तक टॉप 25 कंट्रीज में इसमें एंटर कर जाएं। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पर एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म बनाया है कि हमारे पास प्रॉपर डेटा आता है, उसके हिसाब से हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम करते हैं। इस विजन के साथ 2022 में ये लॉन्च किया गया था। ऑलरेडी हमारे पास गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसको हम मल्टी मॉडल प्लान भी हम यहाँ पे बोलते हैं, उसी को यहाँ पे साथ में मिलकर काम करने की बात थी। दोस्तों ये जो प्लान है ये तो 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च करता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, ठीक है ना। एंड उसी के साथ हमने नेशनल डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी को भी हमने यहाँ पे साथ में कॉम्प्लीमेंट किया है। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करिएगा कि हमने इन 3 साल में किया क्या। देखो, एक तो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था उसी टाइम जिसका नाम है यूलिप, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले 3 साल के अंदर 160 करोड़ से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो पाई हैं। जो आपकी एपीआई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो लॉजिस्टिक्स जब इंप्रूव हुआ तो पेमेंट सिस्टम आराम से हो पाया, ठीक है। तो उससे ओवरऑल चीजें डिजिटली कर पाए एंड दैट इज वाई जो ओवरऑल खर्चे थे वो कंपैरेटिवली कम हो गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमने लॉजिस्टिक डेटा बैंक बनाया। इस डेटा बैंक ने क्या किया, यहाँ पे 75 मिलियन से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंटेनर को ट्रैक किया। ऑनलाइन ट्रैकिंग करेंगे ना डिजिटली, तो डिजिटल ट्रैकिंग से माध्यम से हम पता लग पाएगा कि कोई प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, विजिबिलिटी हमारे यहाँ पे बेहतर हो पाएगी। इसके अलावा ई लॉग पोर्टल जो है उसने जो स्टेक होल्डर इश्यूज थे उनमें से काफी सारे, नियरली आप कह सकते हो कि 70% इश्यूज को यहाँ पे रिजॉल्व कराया है। तो ये भी काफी अच्छी अचीवमेंट है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2030 तक हम क्या चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें आपको टॉप 25 में आना है। अभी फिलहाल हम 38 के ऊपर हैं, अभी काम करना काफी बचा हुआ है, बट पहले के मुकाबले हमने इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसके अलावा हमारे पास स्लीप्स है, लॉजिस्टिक एक्सलेंस एडवांसमेंट इन परफॉर्मेंस शील्ड। ये हमारे एमएसएमईज जिन्होंने हो गया या स्टार्टअप्स हो गया, उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है लॉजिस्टिक्स के अंदर, उनको यहाँ पे अप्रिशिएट करता है, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएशन किया है, जैसे मैंने आपको बताया था पीएम गति शक्ति के अंतर्गत, तो हम डीएफसीज यहाँ पे बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दरअसल में आपकी जो मालगाड़ी होती है जिसको हम फ्रेट ट्रेन बोलते हैं, तो फ्रेट ट्रेन अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच पाए, उनके लिए अलग ट्रैक डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो 96% ये कंप्लीशन हो चुका है, तो कंजेशन इससे आसान हुआ है, मतलब कंजेशन कम हो गया है, कॉस्ट बच गई है हमारी, ठीक है। उसके अलावा हमने 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं एंड इनको वेयर हाउसिंग के साथ कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, कस्टम क्लियरेंस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे पता क्या हो रहा है, इससे सिंपल सी बात है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। अगर डिफरेंट डिफरेंट काम आपके स्टोरेज, पैकेजिंग और ये सब एक ही जगह पे हो जाएगा तो खर्चा कम आएगा, कनेक्टिविटी अच्छी रह पाएगी एंड ये हमारे ओवरऑल सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने लॉजिस्टिक्स को और बेहतर करने के लिए हमने बच्चों को शिक्षा भी दी है, इसके अंदर उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया है। जैसे 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं जो आज के समय लॉजिस्टिक कोर्स को ऑफर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा गति शक्ति विद्यालय, हमने विश्वविद्यालय यहाँ पे बनाए हैं जिसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लॉजिस्टिक प्रोग्राम आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा ऑफिशियल को हमने यहाँ पे ट्रेन किया है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के अंदर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमने सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी बनाई हैं। फॉर एग्जांपल कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, सीमेंट लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया एंड बाकी स्टील, फर्टिलाइजर और फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसीज बहुत जल्द आने वाली हैं। तो भाई हर जगह के अंदर हम लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि इश्यूज जो आ रहे थे पहले इकोनॉमी के अंदर वो सारे इश्यूज हम यहाँ पे टैकल कर पाए। अब दुनिया में ना हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो, जैसे सिंगापुर लॉजिस्टिक्स में बहुत बहुत शानदार कर रहा है। दरअसल में उन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई का इस्तेमाल किया है एंड कंसिस्टेंटली वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 1 इनका आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से बात करें नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड में आपको यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट रॉटरडैम पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो हर साल 470 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल करता है। अब इन्होंने भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया हुआ है एंड साथ ही साथ काफी सारे पोर्ट ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर दिया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एंड दैट इज वाई ये भी बहुत शानदार यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें इंडिया को इनसे काफी कुछ सीखना है ताकि हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट और भी फर्दर यहाँ पे कम हो पाए। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो नीति आयोग के रिगार्डिंग है।
अब आप लोग जानते होंगे कि नीति आयोग नए नए पॉलिसीज लाता रहता है समय समय के ऊपर। तो नीति आयोग की एक नई पॉलिसी आई है जहां उन्होंने बात करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखो आज के टाइम ना एआई का बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एंड इसीलिए हमारी चाहे डब्ल्यूटीओ की बात करें, नीति आयोग की बात करें, तो आपके एआई का रोल बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए इनफैक्ट ना मेंस के अंदर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। देखो नीति आयोग ने बात ये करी है कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं हमारे विकसित भारत की 2047 की, तो हम कैसे एआई का इस्तेमाल करके विकसित भारत यहाँ पे बन सकते हैं। अब दरअसल में यहाँ पे नीति आयोग ने बोला ये है कि अगर हम सही ढंग से एआई का इस्तेमाल करें तो हम लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर अपनी भारत की जीडीपी में ऐड कर सकते हैं बाय 2035। ये नंबर आपको अपने एग्जाम में लिख देना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है कि नीति आयोग क्या बोलता है, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर हमारी जीडीपी की रफ्तार बढ़ेगी, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, लोगों तक ज़्यादा पैसा पहुंच पाएगा, हमारे देश में इनइक्वालिटी कम हो पाएगी, एंड दैट इज़ हाउ कि हमारा जो सपना है डेवलप्ड नेशन बनने का, वो सपना हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने बात करी है जनरेटिव एआई ड्रिवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप लोग देखते हो जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है ना, तो जनरेटिव एआई है ये, तो इस तरह की आर&डी के माध्यम से 280 से 475 बिलियन डॉलर हम यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। और भी इन्होंने कुछ कुछ डेटा दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल भारत को ये चाहिए कि हम टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेयर्स यहाँ पे लाएं। बेसिकली पॉइंट क्या है कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर इनके रिगार्डिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्पेसिफिक फैकल्टीज होने चाहिए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे हमें एक रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाना चाहिए। साथ ही साथ एआई ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी जो वर्कफोर्स है वो फ्यूचर के लिए पूरी तरह से रेडी हो पाए। समय समय के ऊपर उनको रीस्किल करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये अपने आप में बहुत ही इवॉल्विंग सेक्टर है। तो यहाँ 3 चीज़ों की इन्होंने बात करी है एआई अपॉर्चुनिटीज़ की। पहला तो है कि अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जैसे वो फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, इन सब में हमें एआई का इस्तेमाल करना होगा। एआई कहाँ मदद कर सकता है यहाँ पे? देखो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर फ्रॉड डिटेक्शन, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ एआई आपको पहले ही बता दे कि हाँ यार ये फ्रॉड कॉल है या फ्रॉड वाली चीज़ है। उसके अलावा आपकी जो बैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हो जाएगी। आपको कुछ टॉपअप्स आपको या फिर आपको जो पॉपअप्स होते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बैंक आपको शेयर करना चाहता है, तो वो सब हो गया। कंप्लायंस अच्छे से हो रहा है, डेटा अच्छे से आया है, नहीं आया है, क्या केवाईसी अच्छे से हो गया है, वो सारी चीज़ें एआई भी यहाँ पे ट्रैक कर पाएगा। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम कॉरिडोर्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आपके एआई का। उसके अलावा जो मैंने आपको बात किया था, जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकता है चैट जीपीटी और इस तरह के जो नए नए टूल्स हमारे सामने हैं। तो उससे जैसे आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसमें ड्रग डिस्कवरी कॉस्ट काफ़ी हद तक 20 से 30% कम हो जाएगी, एंड कम समय के अंदर पूरा का पूरा काम हो पाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज में भी, ठीक है ना, जैसे भारत की अगर हम बात करें, ऑलरेडी भारत अच्छा प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड एआई से और भी ज़्यादा मदद हमारे पास हो पाएगी। और भारत को फ़ायदा इसीलिए है क्योंकि भारत के पास अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास अच्छे खासे लोग हैं जो युवा हैं, एंड हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा भारत का जो डेटा सेट है काफ़ी अपने आप में डाइवर्स हैं, मल्टीलिंगुअल डेटा सेट्स हैं हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसके माध्यम से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, कुछ रिसर्च करना काफ़ी आसान होने वाला है। तो ये जो फ़ायदे होंगे इनके एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस की फील्ड में हम यहाँ पे कर पाएंगे, एंड ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को भी एक यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। पर यहाँ पे कुछ चैलेंजेस या कुछ इश्यूज भी हाईलाइट किए गए हैं बाय नीति आयोग। जैसे एक तो ये है कि भाई हमारे यहाँ पे डेफिनेटली डेटा सेट्स हैं, पर आप नोटिस कर पाओगे कि उनको प्रोसेस करने के लिए हमारी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है या परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है, अभी और काम करना बचा हुआ है। सिमिलरली हमारे जो वर्कफोर्स हैं, तो एआई स्पेशलिस्ट वर्कफोर्स अभी हमारे पास काफ़ी कम है, लोग हैं हमारे पास, पर उन लोगों के पास स्किल्स अभी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। बाकी दोस्तों जब हम डेटा वगैरह इस तरह से शेयर करते हैं तो उससे प्राइवेसी का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इवन अगर हम बात करें हमारे छोटे उद्योग, जो हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं और छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर खतरा है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएं, क्योंकि उनको अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कम है। तो ये नीति आयोग ने कुछ चीज़ें बात करी हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, जहां पर उन्होंने एआई का इस्तेमाल करने की बात करी है, एंड ये बोला है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में 500 से 600 बिलियन डॉलर
ऐड कर सकता है बाय 2035। चलो, एक और टॉपिक जो हमें समझना है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, आप सब लोगों ने वीपो का नाम सुना होगा। वीपो क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल में वीपो हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है, जिसके माध्यम से ये बताता है कि कौन सा देश कहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरह से 139 इकोनॉमीज को उन्होंने इवेल्युएट किया है। ये देखा है कि इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि इन्होंने कंट्रीज को इनकम ग्रुप के हिसाब से बांटा है। एक है हाई इनकम कंट्रीज, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम एंड लो इनकम। तो दरअसल में भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत का पहला रैंक है। हालांकि अगर हम बात करें हाई इनकम के, तो उसमें स्विट्जरलैंड, स्वीडन और आपको यूएस जैसे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो यही 3 देश आपको टॉप 3 में आपको देखने को मिल जाते हैं। भारत का जो रैंक है वो ओवरऑल में बात करें तो पहले 48 था 2020 के अंदर, बट हमने दोस्तों काफी इंप्रूवमेंट करी है। अब हमारा रैंक 38 हो चुका है 2025 के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से 139 कंट्रीज में भारत का 38th रैंक था। तो भारत ने नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में अच्छा काम किया, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा कर रहा है। मार्केट सोफिस्टिकेशन में हमने शानदार किया है। हमारे यहाँ अच्छा एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमें बिजनेस सोफिस्टिकेशन में काम करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इन पे काम करने की काफी अभी जरूरत है। चाइना दोस्तों टॉप 10 के अंदर एंटर कर चुका है, पहली बार ऐसा हुआ है। चाइना का रैंक जो है वो 10th आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब अगर हम दुनिया की ओवरऑल बात करें ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ में कमी आई है। पहले मतलब R&D पे हम ज्यादा खर्च करते थे, अभी भी ज्यादा कर रहे हैं, पर साल दर साल जो बढ़ोतरी होनी रहनी चाहिए थी, उस बढ़ोतरी में उतनी अब बढ़ोतरी नहीं हो रही, ठीक है। ये परसेंटेज ग्रोथ की इन बात हो रही है। तो 2.9% ग्रोथ 2024 में हुई एंड आगे मानेंगे ग्रोथ तो होगी, पर केवल और केवल 2.3 होगी। पिछले सालों में ज्यादा ग्रोथ हुआ करती थी 4.4% के आसपास। तो हमें अब यहाँ पे ग्रोथ में एक रुकावट आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाकी इन जनरल रीजन की बात करें तो भारत ने सेंट्रल एंड सदर्न एशिया के अंदर पहला रैंक यहाँ पे प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब दोस्तों बात रही यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस की। तो देखो, एक्चुअली 2022 में क्वेश्चन आया था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में। दरअसल में ये एक मुद्दा ऐसा है जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम। अगर हम बात करें तो जो श्रीलंका था वो IMF के पास लोन के लिए गया था एंड उसी टाइम के ऊपर मतलब ये न्यूज़ में था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये IMF के कॉन्टेक्स्ट में हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है। अब दूसरा यहाँ पे मुद्दा है आपका नीर और रीर का। थोड़ा इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या। देखो, ये मुद्दा ना अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा जरा। देखो, एक बार ना हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात बोली थी। उन्होंने एक बार बोला था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। राइट। ये बात काफी सारे लोगों को समझ नहीं आई कि फाइनेंस मिनिस्टर कह क्या रही हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा पर डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे आजकल आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि एशिया कप चल भी रहा है या इन जनरल भी क्रिकेट के मैचेस चलते रहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप कल को ऐसा बोलो, मैं एक सेकंड, जैसे $1 इक्वल टू मान लो आज 80 रुपीज है और कल को लेट से $1 100 रुपीज हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर रुपया कमजोर हो चुका है, रुपया डेप्रिशिएट हो चुका है। या फिर कुछ बच्चे ऐसा बोल देंगे कि सर डॉलर एप्रिशिएट हो चुका है, डॉलर मजबूत हो चुका है। पर एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि रुपया कमजोर हो गया है, तो हम कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं ना कि रुपए में कुछ दिक्कत है, रुपए में कुछ दिक्कत है, इस वजह से रुपया कमजोर हुआ। राइट। पर अंडरस्टैंड ये करो, ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉलर किसी कारणवश मजबूत होता जा रहा हो, रुपया में कुछ दिक्कत आई ही ना हो। राइट। तो होता पता क्या है, हम लोग सिर्फ रुपए को अगर डॉलर से कंपैरिजन करेंगे ना, तो शायद वो सही कंपैरिजन नहीं है। तो आप बोलोगे सर सही कंपैरिजन कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि आप एक काम करो कि रुपी को ना आप अलग अलग करेंसीज के साथ कंपेयर करो। मतलब एक करेंसी के साथ ना देखने की बजाय एक ग्रुप ऑफ करेंसी के साथ कंपैरिजन करो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि लेट्स से संजू सैमसन है यहाँ पे, ठीक है, हमारा क्रिकेटर। अब उसको अगर आप शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन करोगे ना, तो आप तो यही बोलोगे कि यार शुभमन गिल तो बहुत पावरफुल खेल रहा है, उसके मुकाबले संजू सैमसन कुछ भी नहीं है। तो संजू सैमसन
डेप्रिशिएट करता जा रहा है और शुभमन गिल एप्रिशिएट करता जा रहा है। पर एक बात अंडरस्टैंड करो, संजू सैमसन का ये लॉजिक हो सकता है कि भाई शुभमन गिल अच्छा खेल रहा है, मैं बुरा थोड़ी खेल रहा हूं, वो तो आप मुझे शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो सही तरीका क्या हो सकता है? सही तरीका हो सकता है कि आप संजू सैमसन को शुभमन गिल के साथ और भी बाकियों के साथ कंपैरिजन करो। लेट्स से आप अभिषेक शर्मा के साथ भी इनको कंपैरिजन करो, हार्दिक पांड्या के साथ भी करो। ऐसे मान लो 6 लोगों के साथ मैंने कंपैरिजन किया। अगर मान लो ऐसा हुआ कि ये 6 के 6 बढ़िया परफॉर्म करे और संजू सैमसन खराब परफॉर्म हुआ, इसका मतलब पता क्या है? संजू सैमसन की गलती है। पर अगर ऐसा है कि केवल शुभमन गिल अच्छा खेल रहा है, बाकी सारे भी वैसा ही खेल रहे हैं जैसे पहला खेल रहे थे और संजू सैमसन भी वैसे ही खेला जैसे पहला खेल रहा था, इसका मतलब क्या है कि संजू सैमसन डेप्रिशिएट नहीं हुआ। इट इज जस्ट दैट शुभमन गिल एप्रिशिएट हुआ है। तो रुपी के केस में भी ना हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई डॉलर भले ही मजबूत हो गया हो, पर ये मत बोलो कि रुपया कमजोर हुआ, क्योंकि अगर आप रुपए को यूरो के साथ, रुपए को जापानीज येन के साथ, चाइनीज रेनमिनबी के साथ या और करेंसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो रुपया कमजोर होता हुआ शायद ना देखने को मिले। ठीक है ना? तो सिर्फ एक को देख के आप किसी का करेक्टर मत जज करिए, एक को मल्टीपल चीजों के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो दरअसल में यहाँ पर भी हम रुपए को या तो 6 करेंसीज के साथ या 40 करेंसी के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं एक ग्रुप के साथ, एंड फिर देखा जाता है कि रुपए की क्या वैल्यू है। तो जो रुपए की वैल्यू आती है उसको हम बोल देते हैं नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो पॉइंट पता क्या आता है? अगर नीर बढ़ा इसका मतलब है रुपया एप्रिशिएट किया, और अगर नीर कम हुआ इसका मतलब होता है आपका रुपया कमजोर हुआ। क्वेश्चन आता है किसके मुकाबले रुपया कमजोर हुआ? आंसर इज ये सारी ग्रुप ऑफ करेंसीज के रिगार्डिंग। ठीक है ना? और अगर इसका उल्टा होता है, मतलब चलो ये नीर तो समझ आ गया, अब रीर में क्या होता है? रीर में रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अंदर बस प्राइस इफेक्ट देख लेते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है, नीर और रीर कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस रीर में प्राइस इफेक्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। तो अगर नीर बढ़ेगा या रीर बढ़ेगा इसका मतलब है रुपया मजबूत हो रहा है, और नीर नीचे जा रहा है या नीर कम हो रहा है इसका मतलब है रुपया कमजोर हो रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अब टैकल करते हैं, यहाँ कह रहा है कि नीर बढ़ने का मतलब रुपए का एप्रिसिएशन, यस। दूसरा कह रहा है कि अगर रीर बढ़ता है ना, इससे ट्रेड कॉम्पिटिटर्स बेहतर होती है। आप लोग जानते होंगे कि दोस्तों जब रुपया कमजोर होता है ना, उससे हमें एक्सपोर्ट में फायदा मिलता है। पर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है रीर बढ़ने से। देखो रीर बढ़ेगा ना तो उसमें एक्सपोर्ट को नुकसान होगा, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन और आपका बाकी दूसरे देशों के बीच में इन्फ्लेशन के बीच में एक फर्क है तो उससे नीर और रीर के बीच में डाइवर्जेंस आएगी। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ही नीर और रीर में अंतर ही प्राइस डिफरेंस का होता है, इसीलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।